हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आपको पता है हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। इस सीरीज के अंतर्गत आपके कई टॉपिक हो चुके हैं। बजट के पार्ट 1 की हम बात कर चुके हैं। आज बजट पर पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? बजट के बारे में बेसिक बातें हमने कवर की थी। बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले किसने बजट पेश किया, स्वतंत्र भारत का बजट पेश सबसे पहले किसने किया, गणतंत्र भारत का सबसे पहले बजट किसने पेश किया, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको बजट पेश करने का मौका मिला, सारी बातें हमने कवर कर ली थी। बजट कितने प्रकार के होते हैं, कितने चरण होते हैं बजट पेश होने के बाद, ठीक है ना, वो सारी बातें हो चुकी हैं। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? जो अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का, उसके लिए हम जानकारी हासिल करेंगे अभी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने अपने जीवन का 8वां बजट पेश किया है, ठीक है ना, 1 फरवरी 2025 को। न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तरह तरह के अखबारों में अलग अलग हेडिंग बनाई गई थी, है ना। अब की बार ये बड़ा प्रसिद्ध रहा था। इनकम अप टू ₹12 लाख टैक्स फ्री कर दिया गया है अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख है। लेकिन वो टैक्स का जो रिजीम बना हुआ है उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, वो भी हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद अलग अलग मंत्रालयों के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बजट पर अपने क्या है विचार रखे हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात हम कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बजट का मतलब क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष की बात करें तो कितनी हमारी आमदनी होने वाली है, कितना हमारा खर्चा होगा, यानी आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे ही हम बजट कहते हैं। बजट किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक अहम वित्तीय साधन होता है। बिना एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित बजट के हम किसी भी देश की प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या हमारे संविधान में बजट शब्द उल्लेखित है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, बजट शब्द नहीं लिखा है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की जब बात करते हैं वहां पर यह लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। तो आप भाव समझ जाइए इसका। चलिए जी, बजट पारित करने की प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? बजट सबसे पहले पेश किया जाता है, उसके बाद जनरल डिबेट होती है, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, अनुदान की मांग पर मतदान होते हैं, ठीक है ना, विनियोग विधेयक पर पारित की हम बात करते हैं, ठीक है ना, विनियोग विधेयक पारित होता है, उसके बाद वित्त विधेयक लास्ट में पारित होता है। मैंने आपको कल बता दिया था इन चरणों के बारे में, ये कौन से अनुच्छेद में है, और सब बातें मैंने आपको बता दी थी, बेसिक बातें। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब यूनियन बजट के बारे में, जो कि हाल ही में पेश हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। जब इन्होंने अपने बजट पेश करने की शुरुआत की थी तो कैसे शुरुआत की थी इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने इस कोड को क्या किया था? पढ़ा, ठीक है ना। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। इसी कोट के साथ इन्होंने अपने, आप कह सकते हैं, भाषण की शुरुआत की थी। ये कोट किसके द्वारा लिखित है तो आपको पता होना चाहिए, श्री गुराजादा अप्पा राव, जो कि तेलुगु कवि और नाटककार हैं। इनकी एक बड़ी अच्छी ये लाइन है जिनको कोट करते हुए इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं हम क्या है इस बजट में। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, तो सबका विकास लक्ष्य को साथ में रखते हुए इन्होंने समस्त क्षेत्रों को संतुलित रूप से विकसित हम कर सकें, ऐसा लक्ष्य रखा इन्होंने, ठीक है, अपने बजट में। और इसी लक्ष्य के अनुरूप हमारे वित्त मंत्री ने क्या किया है? विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कि हमारे विकसित भारत की यात्रा में अहम भूमिका निभाएंगे? तो एक तो होता है कि गरीबी से मुक्ति, जाहिर सी बात है तभी हम विकसित बन पाएंगे। 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार हमें मिले, है ना, रोजगार की बात। उसके बाद में जैसे हम बात करें आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों के बारे में बातचीत हुई है।
तो ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, ये पॉइंट कौन से हैं? विकसित भारत के ये व्यापक सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा होगी, है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यही जैसे हम बात करें, ये मैंने आपको जो डाटा बताया है कहां से उठाया है? हमारे भारत सरकार की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है वहां से उठाया है, ठीक है ना। अब जैसे बात करें इस केंद्रीय बजट में क्या रेखांकित किया गया है, तो इसमें हमारे भारत की अगर यात्रा की बात करें, विकसित भारत की यात्रा, तो उसका 4 इंजन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एक है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई ऐसे लिखते हैं ना, है ना, माइक्रो, आप कह सकते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। तो ये, उसके बाद निवेश, निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो ये हमारे जो क्या है, 4 हमारे विकसित भारत की यात्रा के इंजन हैं। जैसे इंजन की बात करते हैं, इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है ना, ईंधन चाहिए होता है। तो ये इन्होंने इंजन तो बता दिए, और फ्यूल कैसा, यानी इन्होंने जो ईंधन के रूप में बताया है कि इन इंजन को हम किस प्रकार से चलाएंगे, तो सुधार हम करेंगे अलग अलग तरीके से, वो भी हम पॉइंट बताएंगे। सुधार रूपी ईंधन का प्रयोग करते हुए इन इंजन को चलाना है, जाहिर सी बात है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पहला पॉइंट कौन सा बनता है आपका। पहला इंजन जो बहुत अहम है वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने? राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद में यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवा, ठीक है ना, छोटे किसान, भूमिहीन जो परिवार हैं उन पर ध्यान देना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं, सरकार ने यह भी कहा है कि दालों में हमें आत्मनिर्भर बनना है, जैसे तुअर की दाल हो, उड़द की दाल हो, मसूर की दाल हो। तो इसमें क्या हो गया, इसके लिए आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें जैसे हम बात करें, हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं नाफेड, NAFED और NCCF। अगले जो 4 वर्ष आएंगे, उन 4 वर्षों में अगर कोई इन तीनों दालों का आप कह सकते हैं उत्पादन करता है, तो ये जो है हमारी केंद्रीय एजेंसियां वो अगले 4 सालों तक आपका ये दालें हैं वो खरीदेंगी, और वो भी आप कह सकते हैं अधिकतम स्तर पर खरीदेंगी, ये भी इन्होंने कहा है। उसके बाद जैसे बात करें, यहां पर ये पॉइंट पढ़ सकते हैं आप, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की गई है। जैसे बात करें कपास उत्पादन के लिए भी क्या कहा गया है, इन्होंने 5 वर्षीय अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को क्या कर दिया गया है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की है। तो ये पहला इंजन जिसकी मैंने आपको बात बताई है। उसके बाद दूसरा इंजन आता है विकसित भारत की यात्रा का दूसरा इंजन, ठीक है, जिसे हम MSME कह देते हैं। M यानी माइक्रो, स्मॉल, ठीक है, और मीडियम इंटरप्राइज। तो इसके लिए क्या कहा है इन्होंने, हमारी वित्त मंत्री ने क्या कहा कि ये हमारा दूसरा इंजन है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारे निर्यात का 45% है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी MSME से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम अच्छी कुशलता देंगे, पूंजी का भी हमें क्या है उनको प्रोवाइड करवाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपाय जो हो सकते हैं उनकी घोषणा की है। उसके बाद जैसे बात करें SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पहली बार की उद्यमी 5 लाख महिलाएं हैं, उनके लिए नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। अगले 5 वर्षों के दौरान जैसे देखें तो ये करोड़ रुपए तक के लोन आपको उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये बात हो गई है दूसरे इंजन की। तीसरा इंजन कौन सा आता है, तो नाम है उसका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के आप कह देंगे 3 भाग मान के चलेंगे हम, 3 कौन कौन से, तो आप कह दीजिएगा पहले तो लोगों में निवेश होगा, उसके बाद में हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था निवेश होगा, फिर तीसरा जो निवेश बनेगा उसमें हम कह सकते हैं इनोवेशन में निवेश, ठीक है ना। तो जैसे पहले ये पॉइंट बना लीजिएगा कि लोगों में निवेश, इसमें क्या है, जाहिर सी बात है लोगों को इसमें फायदा मिले डायरेक्ट।
उन्होंने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उसके बाद भारत नेट परियोजना है। भारत नेट परियोजना के तहत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं, माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं उनमें शामिल, वहां पर क्या किया जाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी की जाएगी, इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत ही अच्छा ये कदम रहेगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना को क्या किया जाएगा, एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कार्यान्वित किया जाएगा डिजिटल स्वरूप में। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो हमारे जो युवा वर्ग हैं जो इस भूमिका में आएंगे उनको आप कह सकते हैं एक्सपर्टाइज जो है वो दी जाएगी। और इसके लिए क्या किया है इन्होंने, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। तो उसके बाद एआई की बात करते हैं। डीप सीक चाइना ने तो क्या कर दिया है, बना दिया है, और उसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दी, तो आप चेक कर लेना। हम कितना आगे बढ़ पाएंगे एआई की दुनिया में, तो 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो लागत आएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और फिर ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे, साथ में उनका ई श्रम पोर्टल पर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये आप कह सकते हैं निवेश का पहला पॉइंट हो गया, यानी लोगों में निवेश। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है, अर्थव्यवस्था में निवेश, अंडर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। अब जैसे बात करें इसमें क्या है, बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय जो है वो क्या करेगा, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में जो परियोजनाएं हैं उनके साथ वो बेहतरीन समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। 3 वर्ष की अवधि के साथ ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा है, उन्होंने नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का लाभ लेने के लिए दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो है 2025-30 की भी घोषणा कर दी है इन्होंने। उसके बाद क्या है, जन भागीदारी के माध्यम से, ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर ध्यान देने के साथ 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार कर दिया है। यह पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सरकार विकास केंद्रों के तौर पर शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष का गठन करेगी, यानी कि ये घोषणाएं हैं। तो मैंने आपको कितने प्रकार के निवेश बताए हैं, इन्वेस्टमेंट बताई है, 2 प्रकार की हो गई हैं, एक लोगों में निवेश और एक अर्थव्यवस्था में निवेश। उसके बाद तीसरा जो निवेश क्या हो सकता है, अभिनव वे निवेश, यानी इनोवेशन में, नवाचार में निवेश। इसमें क्या लिखा इन्होंने, नवाचार यानी हम कितना बेहतरीन कर पाएंगे, परख अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इनोवेशन की बात करें, ये जो पहल है हमारी, इसको क्रियान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। बुनियादी भूस्थैतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय भूस्थैतिक अभियान का प्रस्ताव दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चाहे हम बात करें शैक्षणिक संस्थानों की, संग्रहालयों की, प्रयोगशालाओं की, निजी संग्रहकर्ताओं की, उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने भारतम अभियान का ये प्रस्ताव दिया है, ज्ञान भारतम अभियान, ठीक है। और अगर हम बेहतरीन तरीके से चलते हैं, ज्ञान साझेदारी हो, इसके लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल कोष का भी क्या है, प्रस्ताव दिया है इन्होंने कि हम वो भी स्थापित करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताए हैं, मैंने आपको 4 इंजन बताए हैं, 4 इंजन विकसित भारत की यात्रा के, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, इंजन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फ्यूल चाहिए होता है, यानी हिंदी में कहें तो ईंधन चाहिए होता है। अब ये जो ईंधन है, ईंधन के बारे में इन्होंने क्या कहा, ईंधन के रूप में सुधार, यानी हमें सुधार करना है। 4 इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधार जो हैं वो क्रियान्वित किए गए हैं, ठीक है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने क्या बोला है, विश्वास प्रथम, जांच बाद में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। करदाताओं की बात आ गई है, टैक्स पेयर्स की बात आ गई है, तो क्या कहा गया है टैक्स पेयर्स के लिए, तो यहां पर आपने देखा होगा, ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जीरो इनकम टैक्स टिल ₹12 लाख।
इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो नया जो टैक्स रिजीम आया है उसमें कहा गया है कि 12 लाख तक अगर आपकी कोई सालाना इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने ये जो लॉन्च किया है साथ में रिजीम लॉन्च किया है, तो इसमें क्या अंतर है समझ में नहीं आता है, तो चलिए समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि 12 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो ये रिजीम इन्होंने बना के दिया है इसमें तो लिखा हुआ है कि 0 से 4 लाख का अगर आपकी सालाना इनकम है तो नील, कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख तक का है तो 5% टैक्स लगेगा। और फिर इन्होंने कहा है कि 8 से 12 लाख तक आपकी सालाना इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 तक है तो आपका 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख तक आपकी सालाना इनकम है तो 20% है। 20 से 24 देखेंगे तो 25%, और 24 से अबोव देखेंगे तो इसमें कहा है कि 30% आपका टैक्स लगेगा। लेकिन 12%, 12 लाख तक अगर फ्री इन्होंने बोल दिया है तो फिर ये क्या है, ये क्या है 5%, 10%, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं टैक्स की, ठीक है, टैक्स हमें देना होता है, लेकिन आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम सेक्शन 87A की बात करते हैं, इसके तहत क्या किया जाता है, आपको रिबेट दे दिया जाता है, यानी आपको विशेष छूट दे दी जाती है। अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, यानी आप सालाना 8 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने ये किया था 4-4 लाख का सेट बनाया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, हमारी जो 8 लाख तनख्वाह है उसको हम क्या कर देंगे, 4 लाख और 4 लाख में ऐड कर लेंगे, मतलब अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। यानी पहले 4 लाख की बात करें, पहले 4 लाख की बात करें तो इसने क्या बोला है, 0 से 4 लाख में आपका नील है, यानी आपको इसमें तो कुछ नहीं लगेगा आपका पहले 4 लाख में। बच गए हैं दूसरे आपके 4 लाख, उसमें क्या बताया है इन्होंने, उसमें इन्होंने लिख रखा है ना 4 से लेकर 8 लाख तक के लिए 5% टैक्स लगेगा, यानी इसमें 5% लगेगा। अब इस 4 लाख का 5% बना दीजिए, ठीक है ना, कितना बनता है 5%, ऐसे निकालना तो आता होगा, मैथमेटिक्स की क्लासेस में आपने देखा भी होगा। 5 चौके 20 होता है, यानी कितना बन गया है आपका 20,000 बन गया। यानी अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो अगर 8 लाख है तो फिर आपका टैक्स कितना बनता है, 20,000 रुपए बनता है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया है आपको, 87A के तहत, न्यू टैक्स रिजीम की सेक्शन 87A के तहत आपको क्या किया गया है, 20,000 रुपए वो जो टैक्स में रिबेट कर दिया गया है, अब आपको छूट दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है 20,000 आपके बन रहे थे और इस सेक्शन के तहत 20,000 क्या हो गया है, आपको छूट मिल गई है, यानी माइनस कर देंगे, क्या बचा 0। आपको कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी पे नहीं करना। हो गया क्लियर आपको। एक एग्जांपल और समझने का प्रयास करते हैं। एक तीसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया है, वो लिया है, सॉरी दूसरा एग्जांपल, यदि आपकी जो सालाना इनकम है 12 लाख रुपए हो, यानी आप प्रति महीने में 1 लाख रुपए कमाते हो, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 लाख रुपए हो गए आपके। इन्होंने 4-4 का सेट बनाया है तो मैं भी 4 लाख का सेट बना देता हूं, पहले 4 लाख, दूसरे 4 लाख और तीसरे 4 लाख, ठीक है ना, 4-4 8 और 4 12 ऐसे ही होते हैं ना। अब क्या बोला है इन्होंने, पहले 4 लाख के लिए इन्होंने बोला है 0% आपका टैक्स लगेगा, दूसरे के लिए इन्होंने क्या बोला है कि आपका 5% टैक्स लगेगा, और तीसरे के लिए इन्होंने बोला है कि आपका 10% टैक्स लगेगा। यही तो बोला है इन्होंने। जब हम बात करें 4 लाख के 5% का कितना बनेगा आपका, तो आप कह देंगे 20,000 रुपए बन रहा है ना, 20,000 रुपए बन रहा है। लेकिन हम बात करें जो आपके दूसरे, इनके लिए तो कुछ नहीं लगा, इनके लिए 20,000 रुपए बन गए। अगर हम नेक्स्ट जो 4 लाख आएंगे उनका 10% निकालें तो कितना निकालेंगे, 40,000 हो जाएगा ना आपका। तो टोटल आपकी अगर सैलरी 12 लाख बन रही है साल की, तो फिर आपको टैक्स कितना देना चाहिए, तो आप कह देंगे आपका 60,000 रुपए टैक्स बन रहा है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको याद दिला दिया है सेक्शन 87A, इसमें क्या बोला गया है, आपको टैक्स में रिबेट दे दिया गया है, यानी 60,000 रुपए जो हैं वो आपको विशेष छूट दे दी गई है। जाहिर सी बात है फिर क्या कर देंगे आप, 60,000 रुपए माइनस कर देंगे तो आपको क्या पे करना पड़ा, यानी 0 रुपए पे करना पड़ा, तो टैक्स नहीं लगा ना। इसका मतलब ये होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है आपकी लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अगर आपकी जो सैलरी है वो 16 लाख हो जाए साल की,
इसका मतलब मैं यहां पर इन्होंने 4-4 का सेट लिया हुआ है, तो हम भी 4-4 का सेट ले लेते हैं। 4 4 और 4, 4 4 8, 12 और 16 होगी 16 लाख रुपए। इन्होंने क्या बोला है, पहले 4 लाख के लिए नील यानी 0%, उसके बाद दूसरे 4 लाख के लिए 5%, तीसरे के लिए इन्होंने लिखा है 10% और चौथे के लिए इन्होंने लिखा है 15%। यही तो लिखा है इन्होंने, है ना। तो जब हम इनका परसेंटेज निकाल के देखेंगे, हमारी सालाना इनकम जो है वो 16 लाख रुपए है। इसका हमने निकाला, ठीक है, तो आप कह देंगे 20,000 रुपए बन रहे हैं। इनका हम 10% निकालेंगे 4 लाख का, तो हम कह देंगे 40,000 रुपए बन रहे हैं। 15% निकालेंगे तो आप कितना बन रहे हैं, 60,000 रुपए बन रहे हैं। तो टोटल कितना बन गया है, अब टोटल बन गया है आपका 40 और 20 80 सॉरी 40 और 20 60 और 60 और 60 120। यानी आप ये कह सकते हैं 1,20,000 रुपए जो है आपको टैक्स पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा, आपको पे करना होगा। अब की बार जो है वो 87A के तहत आपको रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप जो है वो 12 लाख की जो कैटेगरी बनाई थी इन्होंने, उससे पार जा चुके हैं। अब सेक्शन 87A का प्रयोग नहीं होगा, आपको टैक्स इतना पे करना होगा, ठीक है ना। 1,20,000 आपका टैक्स बनेगा। क्लियर है, ओके। इसी प्रकार का प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ये इन्होंने बना रखा है, तो 12 लाख कैसे हो सकता है, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। मैं जल्दबाजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्लास का नाम है 10 मिनट शो बाय विजय भरत सर, लेकिन आपको पता है क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, दिख ही रहा है वो तो फिर इसके अलावा भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही हैं। इसके अलावा भी जो हमारी इंपोर्ट होती है दवाइयां वगैरह कैंसर के लिए, है ना, कोई भी दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके लिए, तो उसमें क्या बोला है, बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, पूरी छूट दे दी गई है। टीडीएस की बात करते हैं, टीडीएस टीसीएस की बात करते हैं, तो अब कह सकते हैं यहां पर ब्याज पर जो कर की कटौती होती है वो सीमा बढ़ा दी है इन्होंने, 50,000 रुपए से दोगुनी कर दी है, 1 लाख रुपए कर दी है। वो थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि और भी वीडियो में आप देख लीजिए, इसको भी पढ़ लेना आप वीडियो को स्टॉप करके। फिर चलो जी, अब मैंने आपको बता दिया है ना टैक्स रिलीफ कैसे आपको मिल रहा है इस न्यू टैक्स रिजीम में 87A के तहत। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्राचीन समय की, कांग्रेस की सरकार की। कांग्रेस की सरकार जब 2005 की बात करते हैं तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कितने 1 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स था वो आप कह सकते हैं फ्री था, आपको टैक्स नहीं देना था, टैक्स एग्जेम्पशन किया गया था। 2012 में 2 लाख कर दिया गया, 2014 में 2.5 लाख तक का आपको पता था, और 2019 में 5 लाख, 2023 में ये 7 लाख तक था कि आपको पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी टैक्स नहीं फिल करना है। लेकिन अब की बार जो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, आप कह सकते हैं ये अलग ही रिकॉर्ड है। 2025 में 12 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है, यानी एक महीने के आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना। मैंने समझा दिया है किस प्रकार से वो होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल डाटा जो है वही मैंने उठाया है, किसी से कोई अपने को वो नहीं है। अब क्या है, बिहार की बात करते हैं। भगवंत मान बोल रहे थे कि हमने यानी पंजाब को आपने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, और ये महाराष्ट्र के जो थे वो बोल रहे थे कि आपने तो बिहार सेंट्रिक बजट बना दिया है। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्या होगा, आप कह सकते हैं मखाना बोर्ड जो है उसकी स्थापना की जाएगी। विश्व स्तर पे इस मखाने को जो है वो फेमस करना है। फोकस ऑन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट एआई पावर हाउस बनने जा रहा है, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बजट इसमें देख सकते हैं 500 करोड़ की बात कही गई है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फोकस क्या रहेगा, स्किल डेवलपमेंट पे, कटिंग एज एआई रिसर्च, एम्पावरिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन के, ठीक है ना। चलो जी, उसके बाद जैसे बात करते हैं द नेक्स्ट ग्लोबल टॉय हब, है ना, इंडियाज मिशन टू बिकम ए ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। फोकस क्या रहेगा, क्लस्टर स्किल्स एंड सस्टेनेबल डिजाइन पर, है ना। उसके बाद क्या है, विच न्यू एज सेक्टर आर इंडियाज नेक्स्ट बिग बेट। ये मखाने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां पर एआई की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये आप कह सकते हैं जो टॉय की बात करते हैं बनाने के लिए। तो ये रिवीजन है एक टाइप से, मैंने वैसे बातें आपको बता दी है, लगभग बातें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना। फिर भी बहुत सारी कमियां तो जाहिर सी बात रहती हैं, क्योंकि इतने कम समय में आपकी इतनी लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। इस वजह से मोटा मोटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी योजना शुरू की गई है, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी योजना के बारे में, ठीक है ना।
द नेक्स्ट बिग फूड प्रोसेसिंग हब की बात करते हैं तो प्रिपेयर क्या किया जाएगा, जनरेशन ऑफ फूड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट बिग फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब किस पे फोकस है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स इन द फुटवियर, ठीक है ना, एंड लेदर इंडस्ट्री, बाहर भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, ये डीडी न्यूज जो हमारा चैनल है वहीं से मैंने उठाया है सब कुछ। इंपावरिंग GIZ इकोनॉमी, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है ना, ई श्रम पोर्टल पर। रिवोल्यूशनाइजिंग द जीग इकोनॉमी विद जॉब सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट, फोकस ऑन रजिस्टरिंग 1 करोड़ गिग वर्कर्स ऑन ई श्रम एंड हेल्थ केयर अंडर PM जन आरोग्य योजना, ये मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। आत्मनिर्भर भारत, मैंने आपको 3 दालों के बारे में बताया था, कौन कौन सी दालें थी वो आपको पता है, तुअर की दाल, मसूर और उड़द की दाल। इन तीनों दालों का अगर हम उत्पादन करते हैं तो मैंने आपको बताया था केंद्रीय एजेंसियों के बारे में, वो आपके आने वाले 4 सालों तक अधिकतर स्तर पर आपसे वो खरीद करेगी, ठीक है। अगर हमारे यहां पर ये दालें होती हैं तो हम क्या बना सकते हैं, ऑयल बना सकते हैं, जिसे खाद्य ऑयल कहा जाता है, एडिबल ऑयल कहा जाता है, तो इसमें भी हम बेहतरीन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हमें चलना चाहिए, अच्छे तरीके करने चाहिए। कल्टीवेटिंग सक्सेस ऑफ फार्मर्स, तो मैंने शुरू में ही बताया था एग्रीकल्चर पहला इंजन है हमारा विकसित भारत का, विकसित भारत की यात्रा का। उसमें कौन सी योजना है, धन धान्य कृषि योजना है, स्कीम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसमें। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो SC/ST की बात कर रहा था मैं। SC/ST की जो पहली 5 लाख महिलाएं हैं उनको क्या मिलेगा, अप टू आप कह सकते हैं आने वाले 5 साल तक अप टू 2 करोड़ का क्या मिलेगा उनको, आप कह सकते हैं उनको फायदा मिलेगा, उनको ऋण की उपलब्धता करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। तो सारी बातें जो है वो मैंने ऑफिशियल भारत सरकार के जो डाटा है वहीं से उठाई है। फुटवियर एंड लेदर सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हम बेहतरीन करने वाले हैं। इसके लिए भी क्या है, आप कह सकते हैं क्या होगा, फोकस रहेगा प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन। टर्नओवर कितना रहेगा यहां पर बताया है, एक्सपोर्ट कितना कर पाएंगे, 11.1 लाख करोड़ का, है ना। तो इस प्रकार कुछ बातें जो थी वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता लग गई हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हम एक्सपर्ट बन सकते हैं लेकिन आपको बनना नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है ना मेनली। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, किसने पेश किया था, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, आपको बताना है इसका जवाब। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बजट पेश करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो फिर आपको इसके बारे में भी कमेंट में बताना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था। चलिए जी, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको इस कक्षा में कुछ बातें वैल्यूएबल लगी होंगी, ठीक है। पार्टीबाजी से हटकर देखिए और मस्त रहिए, ठीक है ना। और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।